पिछले कई दिनों से बस स्टैंड के दुकानदार उस हिजड़े से परेशान थे जो न जाने कहाँ से आ गया था। वह बस स्टैंड की हर दुकान के सामने आकर अड़ जाता और बिना कुछ लिए न टलता। समझाने पर बिगड़ पड़ता, तालियां बजा कर खासा तमाशा खड़ा कर देता। एक दिन मैंने भी उसे समझाना चाहा, कुछ काम धंधा करने की सलाह दी। जवाब में उसने हाथमुन मटकाते हुए कुछ विचित्र से जनाने अंदाज में अपनी विकलांगता नपुंसकता का हवाला देते हुए ऐसी ऐसी दलीलें देकर मेरे सहित सारे जमाने को कोसना प्रारंभ किया कि चुप ही रह जाना पड़ा। कई दिनों तक उसकी विचित्र भावभंगिमा के चित्र आंखों के सामने तैरते रहते और मन घृणा से भर उठता। फिर एकाएक उसका बस स्टैंड पर दिखना बंद हो गया तो दुकानदारों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके जाने के 2-3 दिन बाद ही न जाने कहां से एक अधनंगी मैलिकुचली पगली बस स्टैंड व ट्रांसपोर्ट चौराहे पर घूमती नजर आने लगी थी। अस्पष्ट स्वर में वह न जाने क्या बुदबुदाती रहती और हर दुकान के सामने से तब तक न हटती जब तक कि उसे कुछ मिल न जाता। जब कोई कुछ खाने को दे देता तो कुछ दूर जाकर वह सड़क पर बैठकर खाने लगती। जबकि पैसों को वह अपनी फटी साड़ी के आंचल में बांध लेती, कोई दया करके कपड़े दे देता तो उसे अपने शरीर पर लपेट लेती। कभी वह बड़ी ही विचित्र हंसी हंसने लगती तो कभी सिसकियां भर भर कर रोने लगती। उसका हास्य, उसका रुदन, सब उसके जीवन के रहस्य की तरह ही अबूझ पहेली थे। कभी किसी ने उसे नहाते न देखा था, मैल की परतों से दबे उसके शरीर से ऐसी बदबू का भभका उठता कि दुकान में उसके आते ही दुकानदार जल्दी से उसके पास एक -2 रुपये का सिक्का फेंक कर उसे दूर भगाने का प्रयास करते। लेकिन इन सब के बावजूद वह उम्र के लिहाज से जवान थी और यह जवानी ही शायद उस दिन कामलोलुप शराब के नशे में धुत युवकों की नज़रों में चढ़ गई। दिन भर बस स्टैंड व ट्रांसपोर्ट चौराहे पर घूमती यह पगली रात्रि को किसी भी दुकान के बरामदे पर या बस स्टैंड के होटलों के दालानों में बिछी बेंच पर सो जाया करती थी। उस दिन भी वह इन होटलों में से किसी एक होटल की लावारिस पड़ी बेंच पर रात के अंधियारे में दुबक कर सोई हुई थी। रात्रि को 12 बजे के लगभग मैं अपना पीसीओ बंद कर ही रहा था कि तभी सामने बस स्टैंड के इन होटलों में से किसी एक होटल के बरामदे से वह पगली अस्तव्यस्त हालत में भागती हुई बाहर निकली। उसके पीछे मोहल्ले के ही 2 अपराधी प्रवृत्ति के शराब के नशे में धुत युवक बाहर निकलकर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। वह उनसे पीछा छुड़ाने के प्रयास में भागते हुए पीठ के बल गिर पड़ी। उसके मुंह से विचित्र तरह की चीख निकली। मैं पूरी घटना को देखते हुए अपनी दुकान के सामने किंकर्तव्य विमूर्छा खड़ा था। मैं उन दोनों युवकों के आपराधिक कृत्यों से भलीभांति परिचित था। अभी कुछ माह पूर्व ही उन लोगों ने कस्बे के एक वकील को गोली मारकर घायल कर दिया था। उनकी पीठ पर कस्बे के कुख्यात कोल माफिया का हाथ है। फलस्वरूप कुछ माह में ही जमानत पर वे लोग बाहर आ गए। एक पहल में ही उनके आपराधिक कृत्यों का इतिहास मेरी आंखों के सामने कौंध गया और मैं उनको रोकने का साहस न जुटा सका, लेकिन बिना प्रतिरोध किए रह भी नहीं पा रहा था। उन्हें तेज आवाज में डांटना चाहा, लेकिन मेरे मुंह से ऐसी सहमी मरी हुई आवाज में प्रतिरोध का स्वर निकला कि मैं खुद सहम गया। जबकि जवाब में उन युवकों ने गुर्रा कर दबटा, गुलशन चाचा अपने काम से काम रखो नहीं तो। फिर उसके बाद गालियों धमकियों का ऐसा रेला उन्होंने मेरी तरफ उछाल दिया कि मैं भयभीत हो गया। डर से घबरा कर जल्दी से दुकान का शटर बंद कर घर में दुबकते हुए चोर नज़र से उनकी तरफ देखा तो लगभग घसीटते हुए वे उस पगली को होटल के अंधेरे बरामदे में पड़ी बेंच की ओर ले जा रहे थे। वह पगली विचित्र स्पष्ट स्वर में सिसक रही थी। उसके प्रतिरोध का प्रयास भी शिथिल हो गया था। शायद उसने बचने की कोई सूरत न देखकर आत्मसमर्पण कर दिया था। मैं शटर बंद कर घर में दुबक गया था। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसर गया था और शायद काफ़ी गहराई तक मेरे अंदर भी वह सन्नाटा उतरता चला गया। अगले दिन से फिर वह पगली बस स्टैंड तो क्या पूरे कस्बे में ही कहीं नजर नहीं आई। वे 2 युवक जब भी मुझे देखते उनके चेहरे पर व्यंग्य उपहास भरी मुस्कान कौंध जाती और न जाने क्यों मेरा चेहरा पीला पड़ जाता। उस दिन की घटना के बाद मेरा पीसीओ भी रात्रि 8 बजे बंद होने लगा। न जाने क्यों मैं देर रात तक पीसीओ खुले रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं अपने आप को अक्सर समझाता रहता कि अरे इस तरह से लावारिस घूमने वाली पगली व भिखारिन औरतों के साथ ऐसी घटनाओं का होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा तो होता ही रहता है। मैं भला सक्रिय रूप से उन्हें रोकने का प्रयास करके भी क्या कर लेता। यही न कि उन युवकों की मारपीट का शिकार होकर घायल हो जाता और कहीं वे प्रतिशोध में मेरे घर पर न रहने पर घर में घुसकर मेरी पत्नी के साथ जो जबरदस्ती कर बैठते तो कल्पना करके ही सिहर उठता। न बाबा न उनसे दुश्मनी न मोल लेकर मैंने चीख ही किया। लेकिन उस घटना के बाद न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। महिलाओं से बात करने में मैं हकलाने लगता हूँ। सुंदर से सुंदर महिला को देखकर आकर्षित नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, एकदम से घबरा जाता हूँ। लगता कि वह मुझे उपहासित कर लज्जित कर रही है। इस घटना के पूर्व हर दूसरे तीसरे दिन पत्नी से अभिसार में मैं ही पहल किया करता था और वह समर्पण, लेकिन अब यदाकदा पहल वह करती तो मैं अभिसार के पलों में हिमशिला सा ठंडा हो जाता हूँ। उस वक्त पत्नी की तरफ देखते ही वह पगली, उसकी चीखें, उसका रुदन याद आ जाता। अगले ही पल पत्नी उस पगली में बदल जाती और मैं पसीने पसीने हो उठता। पत्नी मेरे इस ठंडेपन की शिकायत करती तो मैं कभी अपनी डायबिटीज की बीमारी तो कभी ढलती उम्र का तर्क देता, लेकिन उस रात की घटना का जिक्र करने का साहस न जुटा पाता।
धीरे धीरे न जाने क्या होता जा रहा है कि अपने आप से ही मैं डरने लगा। विशेष तौर पर आईने के सामने खड़े होने से घबराने लगा। न जाने क्यों आईने में प्रतिबिंबित अपने चेहरे से ही नजर नहीं मिला पाता हूँ। कभी लगता है कि वह मेरा उपहास कर रहा है तो कभी लगता है कि वह मुझे जलील करता हुआ फटकार रहा है। उस समय उसके चेहरे पर इतने विकृत भाव उभरते, इतनी नफरत मेरे प्रति उमड़ती दिखलाई पड़ती कि मैं आतंकित हो उठता। ऐसा लगता कि कहीं वह घृणा से मेरे चेहरे पर थूक ही न दे। आईने से प्रतिबिंबित ये चेहरा मेरा अपना ही चेहरा तो है, समझ नहीं पाता हूं कि इससे कैसे बच पाऊंगा। शायद उससे ही बचने के लिए मैंने आईना देखना ही बंद कर दिया कि न आईने के सामने खड़ा होऊंगा और न ही अपना प्रतिबिंब देखना पड़ेगा। लेकिन फिर हर कहीं वह मेरा प्रतिबिंबित चेहरा उपहास करता, घृणा से मुझे जलील करता नजर आने लगा। जिस घटना का सिर्फ मैं चश्मदीद गवाह था, अनजाने में जो अपराध मुझसे हुआ था, लगता है कि उसे मेरे प्रतिबिंबित चेहरे ने सबको बतला दिया है। हर शख्स से बात करते हुए मैं हकलाने लगता हूँ, लगता कि वह मेरा उपहास कर रहा है, मुझसे नफरत कर रहा है। समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ, जबकि मैं उस घटना में अपने को अपराधी भी नहीं मानता, लेकिन उस घटना के बारे में किसी से जिक्र भी तो नहीं कर पाता हूँ। यहाँ तक कि उस घटना से लगातार परेशान रहने के बावजूद खुद उस घटना को याद नहीं करना चाहता और न उस घटना से अपनी भूमिका का मूल्यांकन ही करना चाहता हूँ। बड़ी विचित्र स्थिति है। दिन भर व्यस्त रहने का प्रयास करते हुए अपने आप से बचता रहता हूँ, उस घटना की याद भुलाता रहता हूँ, लेकिन रात्रि में बिस्तर पर लेटते ही मेरे अंतर्मन में ही एक अदालत लग जाती है। स्वयं मेरा ही प्रतिरूप जज की कुर्सी पर बैठा नजर आता है और स्वयं मेरा ही कोई प्रतिरूप उस अदालत में मुजरिम हाजिर हो की पुकार लगाने लगता है और स्वयं मेरा ही कोई अन्य प्रतिरूप कभी बतौर मुजरिम कटघरे में जा खड़ा होता है तो कभी मेरा ही एक और प्रतिरूप विपक्ष का वकील बन मुझ पर तीखे आरोपों की बौछार लगा देता है तो कभी स्वयं मेरा ही एक और प्रतिरूप मेरे पक्ष का वकील बन सफाई की दलीलें देता नजर आता है। बड़ी विचित्र स्थिति है कि स्वयं मेरा अस्तित्व इस सब को देखता हुआ व्यथित होता, परेशान होता नजर आता है। कई बार पूरी रात यह सब देखते भुगतते हुए ही गुजर जाती, लेकिन मुकदमे का कोई फैसला न होता, न मैं बाइज्जत बरी ही हो पाता और न ही मुझे कोई सजा ही सुनाई जाती, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को दंडित होता हुआ पाता। कब तक आत्मव्यथित होता। आखिर एक दिन साहस करके आईने में प्रतिबिंबित अपने चेहरे से जा भिड़ा। हाथों को कुशल वक्ता की तरह लहरा लहरा कर चीख कर दलीलें देने लगा कि हर पढ़ा लिखा, शरीफ, सभ्य आदमी दुनिया के हर झगड़े झंझट से अपने आप को दूर रखना चाहता है। फिर यदि मैंने भी ऐसा किया तो क्या गुनाह किया। फिर थोड़ा स्वर को मुलायम करते हुए उसे समझाने का प्रयास किया कि अरे भाई, अपने आसपास तो रोज ही कई वारदातें होती रहती हैं, कई दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, तो क्या कोई शरीफ सभ्य आदमी वारदातों का प्रतिरोध करता हुआ अपने आप को मुसीबत में डालता है, दुर्घटनाओं में मदद के लिए आगे बढ़ता हुआ अपना टाइम व्यर्थ करता है? नहीं ना। तो फिर मैंने भी तो यही किया है। इन सब से निपटने के लिए तो है न पुलिस वाले, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल वाले। अरे भाई साहब, फिल्म, उपन्यास, किस्सा कहानी और यथार्थ के जीवन में फर्क होता है। किसी भी अनजान व्यक्ति को किसी दुर्घटना, किसी के अत्याचार से बचाते हुए खुद मुसीबत मोल लेने की हीरोगिरी कोई भी शरीफ सभ्य आदमी नहीं करता, समझे न। एकाएक नजर दर्पण में प्रतिबिंबित अपने प्रतिरूप पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा, सिहर उठा, अत्यधिक भयभीत हो उठा। आईने में मेरा प्रतिबिंब कुछ दिनों पूर्व अपनी दुकान में मेरे द्वारा समझाइश देने पर हाथमुन मटका कर अपनी शारीरिक विकलांगता, नपुंसकता की दलील देने वाले उस हिजड़े की शक्ल में बदलता जा रहा था। मेरी हर हरकत प्रतिबिंबित होकर उस हिजड़े की हरकतों की तरह होती जा रही थी। यह मेरा विचित्र प्रतिबिंब उस हिजड़े की तरह ही हाथमुन हिला हिला कर दलील दे रहा था। फिर मैं अपनी सफाई में कुछ भी तो न कह सका, कुछ भी न सोच सका। बस अपनी नज़रों में अपने आप के गिरने की एक विचित्र सन्नाटे की ध्वनिविहीन गूंज जाने कहाँ से कैसे मुझे सुनाई पड़ने लगी। अब न जाने कब मैं इस ध्वनिविहीन गूंज के भयंकर शोर के आर्तनाद से उबर सकूंगा। दोस्तों, ये कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।